उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस वर्चुअल चैनल में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अंजन कुमार बनर्जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज। आज का जो प्रकरण है वह है मुद्रा एवं बैंकिंग। इसका अंक भार 8 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि मुद्रा क्या है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह वस्तु या संकेत जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है, मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु को हम मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं यदि इसमें सरकार की मान्यता हो और इसको सर्वसम्मति से सब लोग स्वीकार करें विनिमय के माध्यम के रूप में। अर्थात कोई वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में वह लेखे की इकाई में स्वतंत्र रूप से सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है, मुद्रा कहलाती है। अब आते हैं हम लोग मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग क्या है? किसी समय विशेष पर मुद्रा की मांग किसी देश में विनिमय के लिए उपलब्ध होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। सर्टेन टाइम के अंदर किसी भी देश में मुद्रा की मांग उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति अधिक है तो मुद्रा की मांग भी अधिक होगा, यदि कम है तो मुद्रा की मांग कम होगा। अब यदि वस्तुओं की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग में कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रा की मांग बराबर कीमत स्तर गुणे विनिमय के सौदों की कुल मात्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू एक्सचेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इसी कारण मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के समय मुद्रा की मांग जो है वो हमेशा बढ़ जाती है और मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा की मांग घट जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा की मांग घट जाती है। सांकेतिक रूप में मुद्रा की मांग को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कीन्स ने मुद्रा की मांग को इस प्रकार से व्यक्त किया है। कीन्स ने मुद्रा की कुल मांग को M से व्यक्त किया है। M1 के अंतर्गत दो उद्देश्यों, पहला है दैनिक कार्य संपादन, दूसरा है सतर्कता उद्देश्यों को लिया जाता है। तीसरा M2 के अंतर्गत सट्टा उद्देश्यों को लिया जाता है। सट्टा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुल मांग M बराबर M1 प्लस M2। M1 की तरलता पसंदगी को हम L1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। M2 की तरलता पसंदगी को हम L2 से व्यक्त करते हैं। M1 को आय का फलन माना गया है। M1 को आय का फलन माना गया है और सट्टा उद्देश्यों से मांगी गई मुद्रा को ब्याज दर का फलन माना गया है। ब्याज दर का फलन माना गया है। तो M2 इज इक्वल्स टू L2R। इस प्रकार M इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू L1Y प्लस L2R। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। समस्त साधन जिनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है, जितने भी सोर्सेज हैं उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यदि प्रयोग किया जाता है
उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न मूल्यों की पत्र मुद्रा। केंद्रीय बैंक द्वारा जितने भी पत्र मुद्रा निर्गमित किए जाते हैं उसकी मात्रा। फिर दूसरा है सरकार द्वारा सिक्कों की कुल मात्रा। तीसरा बैंकों की मांग जमा कॉल डिपॉजिट की मात्रा। ये तीनों आती है मुद्रा की पूर्ति में। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति से विधिग्रह मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा आते हैं। उसके साथ साथ ऐच्छिक मुद्रा जैसे चेक्स, बिल्स, उसको साख मुद्रा कहते हैं, को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो धन संचित करके रखा जाता है जमीन में दबाकर या तिजोरी में बंद करके, इनको मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रा पूर्ति के विभिन्न अंग। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति में निम्नलिखित अंग शामिल करता है। पहला है जनता के पास चलन। जनता के पास चलन, इसके अंतर्गत चलन में कुल पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी, चलन में 1 रुपए के सिक्के, चलन में छोटे छोटे सिक्के, बैंकों के पास नगद राशि। अब आइए दूसरे में, जनता की जमा राशियां। जनता की जमा राशियां इस मद में निम्नलिखित मदे शामिल हैं। बैंकों के पास जनता की चालू जमाएं, जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं। बैंकों के रिजर्व बैंक के पास जमा। देखिए रिजर्व बैंक के पास जितने भी व्यापारिक बैंक है उनका खाता होता है, वहां पे उनको पैसा जमा करना पड़ता है। कुल मुद्रा पूर्ति। जनता के पास कुल पत्र मुद्रा एवं धातु मुद्रा प्लस बैंकों के पास चालू जमा, ये मिलाकर के होता है कुल मुद्रा पूर्ति। सन 1977 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रा की पूर्ति के संबंध में 4 माप M1, M2, M3 और M4 बनाए हैं। ये माप निम्नलिखित हैं। पहला M1, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। जनता के पास पत्र मुद्रा एवं सिक्के, जिसको कॉइन कहते हैं। बी, जनता की बैंकों में मांग जमाएं, जो जनता ने जितना डिमांड डिपॉजिट बैंक में जमा किया है उसको डीडी कहते हैं। तो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD। अब M2, इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। M1 प्लस डाक बचत बैंकों में बचत जमा, जिसको SD कहते हैं, यानी M1 में SD जो है वो ऐड हो गया, तो M2 हो गया, ये M1 है और ये ऐड हो गया, तो ये तीनों मिलाकर के M2 हो गया। M3, इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। M1 पूरा, M1 मतलब C प्लस DD, सभी व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की शुद्ध समय जमाएं, यानी टोटल टाइम डिपॉजिट। तो M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट यानी TD। चौथा M4, इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। इसमें M3 पूरा, जैसे M1 प्लस TD, और डाकघर बचत संगठनों की कुल जमाएं यानी TDP, इसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस TDP। मुद्रा पूर्ति में उपयुक्त मापकों में जनता के पास चलन मुद्रा सबसे अधिक तरल होती है, यानी जनता के पास जो पैसे होते हैं, मुद्रा होती है, वो सबसे ज्यादा चलन में होता है, ज्यादा उसमें तरलता होती है। तथा मांग जमाएं इससे कम तरल होती हैं। जो मांग जमाएं होती हैं, क्योंकि वो मांग पर मांगी जाती हैं, इसलिए उसकी तरलता जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। डाकघरों के बचत खातों की जमाएं, जो डाकघरों में बचत खाते में लोग पैसा जमा करते, समय
अवधि के लिए, तो उसकी तरलता उससे भी कम होती है। समयावधि से पहले अथवा समय और मुद्रा की हानि के बिना नगद मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो समय जमाए हैं इसको एक समय के पहले उसको आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन, व्यापारिक यानी उसको वाणिज्यिक बोलते हैं, बैंकों द्वारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है। बैंकों में जितनी नगद राशि जमा होती है, बैंक प्रायः उसका एक अंश, एक हिस्सा रखकर शेष राशि उधार दे देता है। बैंक क्या करता है, एक अंश को अपने पास रखता है कोष के रूप में और शेष को वो उधार बांट देता है। नगद राशि इसलिए रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? ताकि बैंक अपने उन ग्राहकों का भुगतान कर सके जो अपना धन बैंक से निकलवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बैंक में अपना पैसा रखे हैं, किस लिए रखे हैं? अपने जरूरत के लिए। यदि बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये प्रॉफिट मोटिव बैंक्स होते हैं, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब मान लीजिए कि यदि वो सारे के सारे पैसे को उधार बांट देते हैं और हम गए अपनी जरूरत के लिए पैसा निकालने के लिए, तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारा काम रुक जाएगा, हमको परेशानी होगी। इसलिए केंद्रीय बैंक उन पर दबाव डालते हैं, उनका आदेश होता है कि आपको कुछ पैसा कोष में रखना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि बैंक से पैसा निकलवाना चाहता है तो उसको वो निकाल सके। उसे नगद न देकर ऋणी के नाम अपने यहां पर, अब देखिए यहां पर एक चीज है, वो कैसे करते हैं? अच्छा, जो अपना धन बैंक से निकलवाना चाहते हैं, बैंक जो राशि उधार देता है, बैंक जो राशि उधार देता है, कैसे देता है? अब देखिए, उसे नगद न देकर ऋणी के नाम अपने यहां पर एक खाता खोल देता है। अब मान लीजिए ऋणी को उधार देना है, तो कैसे करेगा? न उसके नाम से खाता खोल देगा और उसके खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देगा, और ऋणी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से पैसा निकालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसको जितनी जब जरूरत होती है उसमें से वो पैसा निकाल लेता है। हार्डले विदर्स ने लिखा है, ऋण जमा का सृजन करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब लोग बैंक में नगद राशि प्राथमिक निक्षेप के रूप में जमा करते हैं। जब लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे तभी जो है ऋण भी दिया जा सकता है। इसको हम निम्नलिखित ढंग से समझा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये बैंक है ABCD, इसमें बैंक में प्राथमिक निक्षेप 1000 रुपए है। बैंक ने अपने कोष में एक सर्टेन परसेंट, मान लीजिए 20%, उसको अपने यहां पर रखता है 200 रुपए, और 800 रुपए को वो ऋण के रूप में देता है। ये 800 रुपए बी बैंक में व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाता है। अब बी बैंक 800 का 20% काट के 160 रुपए कोष में रखता है और 640 रुपए ऋण बांट देता है। अब ये 640 रुपए व्यक्ति सी बैंक में जमा करता है, जिसमें से 20% यानी 128 रुपए वो कोष में रखता है और 512 रुपए वो ऋण के रूप में देता है। अब सी बैंक का ये जो 512 रुपए है व्यक्ति निकाल करके डी बैंक में जमा कर देता है। डी बैंक 108 रुपए अपने कोष में रखता है और 404 रुपए वो उधार या ऋण के रूप में देता है। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बैंक की कुल जमा प्रारंभिक निक्षेप कितना था? 1000, अब कितना हो गया? 5000, और बैंक ने कितने ऋण दिए? 4000, और बैंक के पास रिजर्व यानी कोष में कितना बचा? 1000। अब आइए इसको हम इसमें पढ़ के आपको दिखाते हैं। जब ए बैंक में 1000 रुपए जमा किए जाते हैं
वह बैंक 200 यानी 20% अपने कोष में रखकर 800 रुपए उधार देता है। यह व्यक्ति 800 रुपए बी बैंक में जमा कर देता है, जो 160 रुपए अपने पास रखकर 640 रुपए उधार देता है। फिर वह व्यक्ति 640 रुपए सी बैंक में जमा करता है। सी बैंक 128 रुपए कोष में रखकर 512 रुपए उधार देता है और व्यक्ति डी बैंक में जमा कर देता है। डी बैंक उसमें से 108 रुपए अपने कोष में रखकर 404 रुपए ऋण देता है। यह क्रम इस प्रकार चलता रहेगा। इस प्रकार 1000 रुपए की नगद जमा होने पर देश की बैंकिंग प्रणाली में, यानी देश की बैंकिंग प्रणाली में कुल 4000 रुपए के ऋण दिए जाते हैं और 5000 रुपए का निक्षेप जमा हो जाते हैं। अब आइए केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। इसको बोलते हैं एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। संबंधित देश के विधान के अंतर्गत, माने कानून के अंतर्गत इसे कुछ विशेषाधिकार दिया तथा शक्तियां प्राप्त होती है। इनको कुछ अधिकार और शक्ति दिया जाता है जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या है? अतः केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व दिया जाता है। मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने का और घटाने का पावर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की चुकता पूंजी से चालू किया गया था। कितना? 5 करोड़ की। अब आइए केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन। पत्र मुद्रा का निर्गमन करना रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। जो पेपर करेंसीज हैं, ये केवल रिजर्व बैंक को अधिकार है इसको छापने का। 2 रुपए से 2000 तक के जितने भी नोट निर्गमित किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे जितने भी तरह के नोट है 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, क्योंकि 1 रुपए के नोट को केवल भारत सरकार को अधिकार है छापने का, बाकी शेष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। भारत सरकार के बैंक के रूप में कार्य, देखिए जो केंद्रीय बैंक होता है इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये देश की जनता की सेवा के लिए होता है। ये सरकार के लिए कार्य करती है। भारत सरकार द्वारा, पहला देखिए, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना, ये उनका काम है। मतलब भारत सरकार के लिए जितने भी आय होते उसको प्राप्त करते हैं और सरकार के आदेश अनुसार पैसे का भुगतान भी यही बैंक करते हैं। दूसरा है भारत सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार इनके बिहाफ में ये पब्लिक से उधार पैसा लेती हैं। तीसरा, सरकारी कोषों का स्थानांतरण। जो सरकार के जितने भी फंड्स होते हैं उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करते या स्थानांतरण करते हैं। चौथा, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आश्रित हैं, तो उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। तो समय समय पर ये बैंक, चाहे भारत सरकार हो एवं राज्य सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करती है। अब पांचवें में आइए,
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना, समय समय पर यदि सरकार को आर्थिक सलाह की आवश्यकता होती है तो ये बैंक उनको सलाह भी देती है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, देखिए ये क्या है, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। देखिए जैसे बहुत से व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यापारिक बैंक है, उसको किसी अन्य व्यापारिक बैंक से कुछ पैसे की आवश्यकता पड़े तो मांगता है। जब एक बैंक नहीं देता तो दूसरे से मांगता है, दूसरे से नहीं मांगता, तीसरे से मांगता है, चौथे से मांगता है। जब उसको कहीं से ऋण प्राप्त नहीं होता है तो उसके पास अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक होता है। तो रिजर्व बैंक ही उनको अंतिम ऋणदाता के रूप में उनको ऋण प्रदान करते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण करते हैं, जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उस पर भी वो कंट्रोल करते हैं। तीसरा, सन 1949 ईस्वी के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त है, जैसे अनुसूचित बैंक का निरीक्षण करना, जितने भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं इसकी चेकिंग करना, जो नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, ये उनका काम है। चौथा, विनिमय दर को स्थिर करना। विनिमय दर होता है एक्सचेंज रेट, इसमें काफी अस्थिरता होती है, तो इसको स्थिर करना ये बैंक का कार्य होता है। फिर है साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल करना। साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक देश में मुद्रा तथा साख की मांग व पूर्ति के मध्य जो है वो संतुलन करने का प्रयास करती है। साख की मांग व पूर्ति, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। छठवां, कृषि साख व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना किया है। कृषि साख विभाग की उसने स्थापना करने का कारण क्या है? इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से संबंधित जितने भी समस्याएं, परेशानियां हैं उसकी खोज करना और समय समय पर खोज करके उनको पैसा दिलाना, फाइनेंस करना, ताकि कृषि को आगे बढ़ाया जा सके। अब आइए समाशोधन गृह का कार्य करना। समाशोधन गृह कार्य क्या है? इसके माध्यम से रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानांतरण की सुविधाजनक बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी रिजर्व बैंक है उनके पास सारे व्यापारिक बैंकों के खाते होते हैं, तो एक व्यापारिक बैंक के खाते से दूसरे व्यापारिक बैंक के खाते में वो ऑटोमेटिकली पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर है आठवां, औद्योगिक व्यवस्था में सहायता करना। जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस की, जैसे उद्योग धंधों को खोलने के लिए यदि पैसे की आवश्यकता होती है, ये बैंक उनको पैसा देती है और उनके लिए व्यवस्था भी बनाती है। आखिरी है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंग एकत्रित करना। समंग का मतलब होता है आंकड़े। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, देखिए मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित इन चीजों से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उसको एकत्रित करती है और उन्हें प्रकाशित करता है। यह आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। तो जब इसको प्रकाशित करते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं और समस्या को बारे में वो चर्चा करते हैं और उसका निदान करते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहीं पर मेरा ये समाप्त होता है। बाकी का अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और मैं आपसे एक टीचर होने के नाते ये बताना चाहता हूं, देखिए जो टॉपिक मैंने अभी तक आपको सब पढ़ाया सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक मेरा सोच है, ये मेरी सोच है कि केंद्रीय बैंक के कार्य ये काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी पर आप ध्यान देते हुए केंद्रीय बैंक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।